हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th के एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम आपके फिनिश हो गए थे, रिज़ल्ट भी आ गया। लेकिन क्या है, कुछ बच्चों के मार्क्स या तो कम आए होंगे या वो सप्लीमेंट्री आए होंगे, तो वो अपना दोबारा एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो जब वो अपना दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी परीक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके पेपरों में आ सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल करके बैठो और इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना। और ये आपके लिए किसके लिए? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। किनके लिए? जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए ये पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। इनको आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और समझते हुए हमारे साथ में क्या करना है? चलना है। तो चलिए जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए इस वीडियो को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास में चैप्टर किसकी? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपके पास में पहला पार्ट है। क्लास 12 से संबंधित आपके पास में कैसा पार्ट है? पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इससे आपके पास में 6 to 7 मार्क्स का क्या आएगा? पेपर में आएगा, जिसमें आपके पास में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 या 2 आपके पास में क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। यानी 6 to 7 ये 8 मार्क्स का ही हो सकता है। इस 2 की जगह आपके पास में क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। लेकिन 4 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन क्या आता है? कन्फर्म आता है। और आज हम इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, जिससे आपके पेपरों में क्या हो जाए? आप लोग पास हो जाओ, बहुत ही अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले धीरे धीरे आराम आराम से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, आवेश आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है आपके पास में ऋणात्मक आवेश। ठीक है, जब 2 धन धन आवेश को पास में लेकर के आते हैं या जब 2 ऋण ऋण आवेश को पास में लेकर के आते हैं, तो जब धन समान आवेश को पास में लेकर के आओगे, समान आवेश को पास में लेकर के आते हो, तो उनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। आपके पास में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में आपके पास में क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी समान आवेश के बीच में आपके पास में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और जो आपके पास में विपरीत आवेश होंगे उनके बीच में आपके पास में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अब पेपरों में क्या पूछा जा सकता है? पेपरों में आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसे हम कहते हैं कि कांच के पास में आपके पास में कौन सा आवेश होता है? कांच के पास में आपके पास में कौन सा आवेश होता है? तो कांच के पास में आपके पास में जब इसे किसी वस्तु से, सिल्क से या ऊन से रगड़ते हैं, तो कांच के पास में आपके पास में कौन सा आवेश देखने को मिलता है? धनावेश देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपके पास में? धनावेश देखने को मिलता है। ओके, तो कांच के पास में आप क्या कहोगे? धनावेश होता है। ठीक है, और एक बात यहां से और समझना कि अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होती है। और अगर किसी वस्तु के पास में, वस्तु यानी किसी चालक वस्तु के पास में ऋणावेश है, तो उसके पास में आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? अधिकता होगी। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम सही चीज़ों की तरफ क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ये तो बस आप इस चैप्टर से संबंधित थोड़ी सी बातें क्या कर लेना, याद रखना, क्योंकि इनसे आपके पास में क्या हो सकता है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपके पास में एक चीज़ और याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना देखने को मिलता है? तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूनतम आवेश होता है उसका परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। परिमाण के साथ साथ यहाँ पर इसका निशान भी लगा सकते हो, नेगेटिव। तो आपके पास में क्या देखने को मिलता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है आपके पास में? एक इलेक्ट्रॉन पर परिमाण होता है।
वहीं आपके पास में एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में किसकी संख्या होती है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। 6.25 आपके पास में किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। अगर ये कहा जाए, आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलाम चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का चार्ज होता है। वहीं आपके पास में पूछ लिया जाए एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, तो आपके पास में लिख कर क्या होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, आपके पास में संख्या होती है। ठीक है। और अगला क्या बात है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, इसको क्या कहा जाता है, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक, आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्या करोगे, याद करोगे कि आवेश का मात्रक कैसे कहा जाता है, कूलाम को कहा जाता है। आवेश का मात्रक कौन होगा, कूलाम होगा। ठीक है। और इसका सीजीएस एसआई मात्रक हो गया, ये कौन सा मात्रक हो गया आपके पास में, एसआई मात्रक। और इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक आपके पास में स्टेट कूलाम होगा। क्या होगा, स्टेट कूलाम होगा। क्या होगा आपके पास में इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होगा। ये आपके पास में इसका कैसा मात्रक हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग क्या करोगे, इसकी याद रखोगे। ठीक है। तो इसकी छोटी छोटी सी बातें हमने की कि आवेश आपके पास में दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके पास में धनात्मक आवेश और एक होता है आपके पास में ऋणात्मक आवेश। ठीक है। समान आवेशों के बीच में क्या होता है, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। और जिस वस्तु पर, यानी कोई अगर कांच है, उसको अगर किसी से सिल्क से या ऊन से रब किया तो उसके पास में कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और अगर किसी वस्तु पर धनावेश है, किसी चालक वस्तु पर, तो उस पर आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर किसी के पास में ऋणावेश है तो आप ये कहोगे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास में आपके पास में कितना आवेश देखने को मिलता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का परिमाण होता है। और वहीं ये कह दिया जाए कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपके पास में एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या देखने को मिलता है, कूलाम देखने को मिलता है। और इसका सीजीएस मात्रक आपके पास में क्या करते हैं, स्थित कूलाम देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बात आप क्या करना है, इस चैप्टर से संबंधित याद रखना। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसकी आपकी जर्नी को आगे लेकर के चलते हैं। और हाँ, सब लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। समझ के बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। तो आप अपनी अपनी कॉपी लेकर के बैठे ही होगे और इस तरफ से हमारे साइड से क्या पढ़ते चलिए, समझते चलिए। तो पहला आता है आपके पास में क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि हर वस्तु के पास में क्या होते हैं, एक नाभिक होता है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब भी आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो पहले से ही आवेश क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से यही बात निकल करके आती है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का तो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। ओके। दूसरा आपके पास में पूछा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो ये बात क्या है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु में जा रहे हैं तो जो वो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इलेक्ट्रॉन्स 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे ना, आपके पास में 1.5, किसकी पूर्णांक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो प्रकृति में जो भी आवेश होगा वो आपके पास में जो न्यूनतम आवेश होगा उसके ही तो पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत आपके पास में कहता है
कि जो आवेश होता है वो आपके पास में न्यूनतम आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। समझ आई बात को? तो यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, नहीं, ऐसा आपके पास में नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ से आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र क्या हो जाता है, Q बराबर प्लस माइनस NE हो जाता है। ठीक है, यहाँ E आपके पास में किसकी है, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N यहाँ पर आपके पास में पूर्णांक संख्या है कोई भी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, इसके बाद में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बताइए। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बताइए। तो अभी आप पीछे देख कर के आए कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी दो आवेश हैं, अगर उनको हम पास पास लेकर के आते हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, प्लस माइनस यानी विपरीत आवेश हैं तो, और अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपके पास में ये जो प्रतिकर्षण बल है और ये जो आकर्षण बल है वो हमें कौन बता रहा है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कौन सा नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई दो आवेश है, एक आवेश मान लीजिए आपके पास में Q1 है और मान लीजिए दूसरा आपके पास में क्या है, Q2 है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हुए हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर कुछ बल लग रहा हुआ, तो हमने कहा इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है आपके पास में F12, और वहीं इस Q1 आवेश के कारण इस Q2 पर बल लग रहा होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, F21 बोलोगे। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी इन दूरियों की तुलना में इन आवेश का मान कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस वजह से इन आवेशों को हम लोग क्या बोलते हो, बिंदु आवेश कहते हो। तो ये कहा जाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा। लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी जो r दिखती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरीके से। तो इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 1 दे दो, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। ओके, आपके पास में क्या कहा, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मान लीजिए आपके पास में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को क्या करने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, यहाँ क्या लिख लो आप लोग, दोनों को मिलाने पर, जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो F व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखोगे, Q1 × Q2 अपॉन R² लिखोगे। जब इस समानुपाती का यानी इसका निशान हटाते हो तो यहाँ पर क्या आता है, एक नियतांक आता है। इस नियतांक का मान हम लोग क्या बोल देते हैं, A बोल देते हैं। और A का मान क्या होता है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या किसी किसी बुक में इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन भी होता है। दोनों मान अपनी अपनी जगह कैसे हैं, सही है। चूँकि हम इसको किस में सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको आपके पास में वायु या निर्वात में सॉल्व कर रहे हैं। बेटा कहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में सॉल्व करते हो तो इस k का मान आपके पास में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखोगे कि इस a का मान आप यहाँ पर रखोगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, इस k का मान तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R²। ओके, इस एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की विद्युतनशीलता कहते हैं, जिसका मान कितना होता है आपके पास में, जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। ये आपके पास में क्या होता है, वायु और निर्वात की विद्युतनशीलता का मान होता है। तो F बराबर, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/4 × पाई का मान कितना होता है, 22/7 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपके पास में 8.85 × 10⁻⁻12। ओके,
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व किया जाता है कंप्लीट, तो आपके पास में f का मान क्या निकल करके आता है, 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या होता है, कूलाम के विक्रमबर्ग नियम की सहायता, कूलाम के विक्रमबर्ग नियम से ये जो बल का परिमाण निकल करके आता है उसका आपके पास में क्या हो जाता है, ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे होगे बातों को। तो ये आपके पास में F = 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास में कूलाम के विक्रमबर्ग नियम का सूत्र हो गया बल निकालने का। ठीक है, बल का परिमाण बताएगा। तो क्या समझे थे आप लोग कि आपके पास में दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक आपके पास में Q1 है और एक Q2 है, दोनों सेम प्रकृति के यानी समान प्रकृति के आवेश हैं। इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है जिसको हम लोगों ने बोला प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकृति के रख देते तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता, आकर्षण बल लगता। तो हम मानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप दोनों को क्या करोगे, मिलाते हो तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इस समानुपाती का निशान हटाते हो तो एक नेतांक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं A, और इस A का मान क्या होता है, 1/4πε0 K होता है। ठीक है, वायु या निर्वात में इस K का मान आपको क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। तो F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ ε0 बराबर आपके पास में 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो F की वैल्यू को 4 पाई की वैल्यू को क्या होती है, 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आपके पास में इसका मान कितना आता है, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो तुमसे क्या कर लिया जाता है, इसको पेपरों में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक अच्छा प्रश्न के रूप में उभर करके आता है। ठीक है, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और यहाँ पर कोई बेफिजूली की बात नहीं होगी। इस बात को अपने अपने दिमाग में बिठा लेना। समझ पा रहे हो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो बात को, और जोश और एनर्जी को बिल्कुल बरकरार रखा करो, बिल्कुल हारना नहीं है, थकना नहीं है। समझ रहे हो बातों को, जिससे क्या होगा, जब जोश और एनर्जी होगी तो कोई भी काम करने में तुम्हारा क्या लगा रहेगा, मन लगा रहेगा। ठीक है, और इसको अगर सदिश रूप में लिखते हैं तो मैं कहता हूं सदिश रूप में, ये डायरेक्शन बता रहा है F12, तो इसको आप लोग सदिश रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 का क्या, यहाँ R21 क्या हो जाता है आपके पास में, एकांक सदिश होता है। वहीं आपके पास में F21 के लिए लिखोगे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 का क्या। ये तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। किस किस का आपके पास में निकल करके आ गया, सदिश रूप में। किस रूप में निकल करके आ गया, ये सदिश रूप में आपके पास में क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कूलाम के विक्रमबर्ग नियम की कहानी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में बारी आती है किसकी, विद्युत क्षेत्र की बारी आती है। हम विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र से आप यहाँ से इंपोर्टेंट की तरह एक चीज को सीख लेना, क्या कि आपके पास में टॉपिक का नाम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं। तो एक तो आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0, यानी बल बटे अल्प परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यह आपके पास में एक सदिश राशि है, यह आपके पास में कैसी एक सदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक आपके पास में क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होता है, निकाल करके देखो। देखो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-2, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, at। ठीक है, तो जब इसको ऊपर के लेकर के जाओगे mL
T-2, और जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, A-1 और T-1 होगा। तो आप देखोगे क्या विमीय सूत्र निकल कर के आया, ML T-3 आपके पास में क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। तो क्या विमीय सूत्र याद रखोगे, ML T-3 A-1। ये आपके पास में क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोगों ने क्या समझा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। इतना ही याद रखना है बस, और से ज़्यादा बिल्कुल नहीं याद रखना। ये आपके पास में एक सदिश राशि है। ठीक है, ये आपके पास में एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक आपके पास में न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो ML T-3 A-1 होता है। इसमें एक बात और याद रखना, क्या, जब बल और आवेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन एक इसमें एक सूत्र आता है क्या, कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। किसमें, वायु या निर्वात में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², और न्यूटन प्रति कूलम, वो तो ऐसा यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, वायु या निर्वात की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ठीक है, वायु निर्वात की वजह से किसका सूत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। समझे बात को। ठीक है, ये बात आपके पास में दिमाग में रखना। ओके, तो सबसे पहले क्या सीखोगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0, यानी बल बटे अल्परीक्षण आवेश। आपके पास में एक कैसी राशि है, ये आपके पास में एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक आपके पास में क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो आपके पास में क्या होता है, ML T-3 A-1 आपके पास में इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ठीक है, दूसरी बात, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये आपके पास में क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो इसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, आपके पास में पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान से सुनना, विद्युत 4 नंबर में क्वेश्चन पूछने लायक है ये। 4 क्वेश्चन बताएंगे, उनमें से एक आ ही जाएगा पेपरों में आपके पास में। विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की किसके लिए, तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। क्या कीजिए, व्यंजक निगमित कीजिए। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले 2 सूत्र पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, हमें पता होगा। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कि जब आपके पास में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, कैसे आवेश, समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कैसे रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, विद्युत द्विध्रुव बोलते हो। इसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, विद्युत द्विध्रुव बोलते हो। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी इसका परिमाण बताने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र याद रखना। क्या होगा आपके पास में, P बराबर Q/2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। इन दोनों को आप लोग याद रखना। ओके, और द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम × मीटर।
ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखें। तो सबसे पहले हम लोग किसके का वजह से, विद्युत ध्रुव के वजह से कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, व्यंजक निर्मित करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास में सबसे पहले आप क्या बनाते हो, एक विद्युत ध्रुव बनाते हो, ये माइनस क्यू आवेश हो गया और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। ये एक दूसरे से किस पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी किस पर रखे हुए हैं, 2a पर रखे हुए हैं, सेपरेशन किस पर रखे हुए हैं, 2a पर रखे हुए हैं। ओके, इसको हम लोगों ने क्या बोला, मध्य बिंदु O बोल दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मान सकते हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a मान सकते हो। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से आपके पास में हम लोगों ने r दूरी पर क्या कर लिया, एक बिंदु P को अज्यूम कर लिया। इस पर क्या कर लिया, एक बिंदु P को अज्यूम कर लिया। ठीक है, अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0q/r² होता है। तो क्या देखोगे कि जिस भी आवेश के कारण आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, आपको उस आवेश से लेकर के जिस बिंदु पर निकाल रहे हो वहां तक की दूरी चाहिए ना, तो दूरी पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी, r, और इसी में a कंसिस्ट है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस का a हो जाएगी। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस का a हो जाएगी। वहीं आपके पास में इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, r, और ये कितना है आपके पास में a, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई साहब, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, r प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास में r माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखना, आपके धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर निकालते हैं वो बाहर की ओर होती है, और ऋणावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो देखो कैसे, आपके पास में सबसे पहले क्या होगा, द्विध्रुव के, कौन सा, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आप जानते हो क्या होगा, E1, यानी इसी को तो फॉलो करोगे, इस वाले सूत्र को ही तो फॉलो करोगे, 1/4πε0q/r² को। तो E1 बराबर 1/4πε0q/r²। r मतलब इस आवेश से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी BP के स्क्वायर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, BP के स्क्वायर की बात कर रहा है। और धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, बाहर की ओर होगी इसके कारण, और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, दिशा BP वेक्टर, B से P की ओर, BP वेक्टर। ठीक है, तो E1 का मान कितना दिया हुआ है, BP का मान आपके पास में जैसा कि दिख रहा होगा 1/4πε0q/r-a²। ये आपके पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। वहीं अब किस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण, तो क्या लिखोगे यहाँ, द्विध्रुव के, कौन से, ऐसे ही करके आना बिल्कुल आप लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण, द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किस आवेश के कारण बात हो रही है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अंदर की ओर होगी, E2 वेक्टर बोल दोगे इसको। तो E2 वेक्टर बराबर क्या होगा, यहाँ से E2 वेक्टर बराबर क्या होगा, 1/4πε0q/ A से लेकर के P तक की दूरी, यानी A से लेकर के P तक की दूरी का वर्ग हो गया। ठीक है, A से लेकर P तक की दूरी का आपके पास में क्या हो गया, वर्ग हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, हाँ सर इतनी बात हम लोगों को क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। अब इस तरफ आकर के देखिए, तो AP मतलब कितना है, ये R प्लस A है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये कितना R प्लस A। तो E2 की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, E2 की वैल्यू आपके पास में निकल करके आ गई 1/4πε0q/r+a², और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा PA वेक्टर। बोलो इतनी बात आप सबको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम की, इस चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इस आवेश की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, परिणामी। तो अतः
क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, चीजों को क्या करते हो, जोड़ते हो, चीजों को क्या करते हो, जोड़ते हो। तो E बराबर E1। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा कैसे इस तरफ है, तो दोनों की दिशा क्या उसमें विपरीत हो रही है। तो विपरीत को हमें बताने के लिए क्या लगाना पड़ता है, माइनस का सिंबल। तो जैसा कि आप देखोगे कि E1 का परिमाण और प्लस माइनस क्या हुआ, E2, यानी E1 में से आप किसको हटा दोगे, E2 को घटा दोगे। तो क्या देखोगे कि E1 की वैल्यू क्या निकल करके आई है आपके पास में, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके सर, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, Q/4πε0 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। Q/4πε0 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या देखोगे, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक। इसके बाद देखो कि आपके पास में एलसीएम ले लीजिए, पहले आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो आप क्या देखोगे, R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। और अब एलसीएम लिया तो R माइनस ए से R माइनस ए कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, ये R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए से R प्लस ए कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो आया ना, इतनी बात आप लोगों को क्या हो रही हो, समझ में आ रही होगी। तो आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना, हम साइड से हट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, हाँ ऊपर बढ़ जाता है ऐसे, ये स्मार्ट बोर्ड का बेटा यही फ़ायदा है, ऊपर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है इतने महानुभाव होते हैं कुछ बच्चे, उनको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं पता होता। अब तुम समझो, 12वीं क्लास में आ गए तुम और तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता। क्या पढ़ा 5th 6th 7th 8th 9th 10th में, क्या पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अच्छी जगह पढ़ो और अच्छा पढ़ो, समझ रहे हो बातों को, ये बात अपने दिमाग में रखो इस बात को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r है, ठीक है। अब साथ साथ हम माइनस का भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ओके। तो इसका क्या होगा, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं सब बच्चों के लिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2r है, ओके। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी, और ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या देखोगे यहाँ पर, Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2r है। अब अंदर क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2r है, ठीक है सर। और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखना, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया। आपके पास में यहाँ पर क्या आया, आपके पास में यहाँ पर क्या आया, Q/4πε0 2r मिलकर के कितना होता है, 4r और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। यही तो आया, ठीक है। हम इसको 1/4πε0 क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, Q इंटू 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था जब भी आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे आपके पास में क्या आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। तो 1/4πε0 Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, और ये क्या होता है, 2r होता है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ कि r बहुत ज़्यादा क्या है, a से बड़ा है, तो a क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो क्या देखोगे, 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर का a तो नगण्य हो ही गया, होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देखा यहाँ से, 1/4πε0 2pr अपॉन आर की पावर 4, इस एक पावर से एक पावर कट गया, तो क्या देखोगे आप,
E बराबर 1/4πε0 2p/r3। क्या होगा? 2p/r3। ये आपके पास में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपके पास में। समझ रहे हो बातों को? तो हमने ये कहाँ से शुरू करी थी? हमने ये यहाँ से शुरू करी बेटा, ये हमने यहाँ से शुरू करी। कैसे? ध्यान से समझते हुए चलना। हम इसको एक बार और रिकॉल करा देते हैं। आपके पास में ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव था, जिसके पास में कौन से चार्ज रहते हैं? आवेश रहते हैं, -q और +q रहते हैं, और ये एक दूसरे से 2a दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर आपके पास में क्या माना जाता है? एक बिंदु P माना जाता है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, और जिस आवेश की वजह से आपको जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको वहां तक की क्या चाहिए होती है? दूरी चाहिए होती है। तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी आपके पास में r- से हो गई, और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी आपके पास में r+ से हो गई। अब आपके पास में ध्रुव के +q का आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, जो कि पिछले वाले सूत्र इससे निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो E1 बराबर 1/4πε0 q/r - a का होल स्क्वायर हो गया। वहीं आपके पास में ये क्या हो गया? E2 -q आवेश के कारण 1/r+ a का होल स्क्वायर हो गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र की चीज निकालते हैं तो चीजों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चूंकि आप देखोगे E1 और E2 कैसे दिशा में? विपरीत दिशा में है, तो इस तरीके से लिख लिया। तो 1/4πε0 q/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q/r+ a का होल स्क्वायर। q/4πε0 आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो ये 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+ a का होल स्क्वायर हो गया। दोनों का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा? r+ a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर आएगा। तो आप देखोगे कि हम थोड़ा इसको ऊपर करते आते हैं। आप तो नोट कर लेना प्रॉपर रफ में, और बार बार करोगे तब जाकर के प्रैक्टिस होती है चीज़ों की। तो r² माइनस a स्क्वायर a + b a - b हो गया सूत्र, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर कर लिया और a - b का होल स्क्वायर कर लिया। तो r² + a² + 2ra, और ये हो गया। तो तुम देखोगे इस r² से r² कैंसिल हो गया, इस a² से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 2ra मिलकर के क्या हो गया? 4ra हो गया। इस 4ra को मैं कैसे लिखा? 2a × 2r लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जब भी विद्युत द्विध्रुव के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो q × 2a आएगा, मतलब आपको उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में लिखना पड़ेगा। तो q × 2a क्या लिख दिया आपने? p लिख दिया, p × 2r हो गया। तो आपके पास में 1/4πε0 2pr/r² का होल स्क्वायर हो गया। तो इसकी पावर करोगे तो r⁴, इससे ये कट जाएगा। तो आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल करके आएगी? 1/4πε0 2p/r3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पेपरों में आने के लिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा जी। समझ रहे हो बातों को? आप लोग क्या करना है? इसको नोट करें। जूम आउट भी हो जाता है, पता है? इसको नाम करके देखते हैं हम। ठीक है, ये रहा, पूरा हो गया। अब आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली नोट कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो? इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के साथ में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन हुए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और 5 से 6 क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आपके पास में अच्छी स्थिति के लिए क्या हो गया? व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। ये भी आपके पास में क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सामने आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके लिए क्या आता है? सामने आता है। जैसे हम कहते हैं किसका, हम इसमें पहले ही बात कर चुके हैं। कैसी बात करेंगे? आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित बात करेंगे। तो उसके बाद आता है आपके पास में किसका नियम? गॉस का नियम। नियम लिखिए। एवं सिद्ध कीजिए। एवं क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। ये आपसे क्या पूछा जाता है? गॉस का नियम पूछा जाता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है? जरा सुन लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है, यानी अर्थात संबंध विद्युत फ्लक्स उस दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किस पर? जो बंद पृष्ठ पर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है।
यानी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि गॉस का नियम आपके पास में क्या होता है, गॉस का नियम होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और उस बंद पृष्ठ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी अभिलंबवत यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, यानी उससे जो भी संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो रहा है वो क्या होगा, जो उस बंद पृष्ठ पर आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। यानी फाई का मान आपके पास में क्या होगा, Q/ε0 होगा। फाई का मान आपके पास में क्या होगा, Q/ε0 होगा। ये आपके पास में क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका हो गया, किसकी सहायता से, गॉस की सहायता से। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास में व्यंजक निर्मित करते हैं, यानी गॉस लॉ को क्या कीजिए, गॉस के नियम को सिद्ध कीजिए, यानी पाई बराबर Q/ε0 क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। हमने कहा ठीक है। और एक बात और याद रखना कि गॉस के नियम की सहायता से अगर आप व्यंजक निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पृष्ठ की रचना करनी पड़ती है। उस पृष्ठ को हम लोग कौन सा पृष्ठ कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ बोलते हो बेटा, गाउसियन पृष्ठ बोलते हो, क्योंकि इस गाउसियन पृष्ठ के होने से ही हम क्या मानते हैं कि ये आपके पास में कैसा पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा। तो इसको आप लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, पाई बराबर Q/ε0। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम आपके पास में क्या मानते हैं, एक बिंदु आवेश मानते हैं। ठीक है, एक बिंदु आवेश मान लीजिए आपके पास में क्या है, Q है। इस बिंदु आवेश Q के चारों ओर हम एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना करते हैं। इस बिंदु पृष्ठ के चारों ओर हम क्या करते हैं, एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हमने इस तरीके से एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लिया आपके पास में, ये आपके पास में कैसा पृष्ठ है, ये आपके पास में गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो इसके कारण हमें पाई बराबर Q/ε0 निकालना है। तो आप देखोगे कि इस गाउसियन पृष्ठ की क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने दूरी कितनी मान ली, स्मॉल r मान ली। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु को क्या रख लिया, P अज्यूम कर लिया कि इस पर क्या रखा हुआ है, बिंदु P रखा हुआ है। इसके कारण आप इस पर कुछ ना कुछ क्या होगी, इस आवेश के कारण इस पर क्या होगी, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। क्या है आपके पास में, ये एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन हम तो सबसे सिंपल तरीका चुनते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया कि केंद्र O पर एक +Q आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर तुम्हारे पास में क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है, और इस बिंदु P पर क्या होगी, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप जानते हो धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। चूंकि हमें इस पर विद्युत फ्लक्स बताना है, गॉस नियम की सहायता से गॉस नियम को प्रूव करना है, तो हम इस आवेश के चारों ओर क्या कर लेते हैं, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आप जानते हो इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स भी होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि इस बिंदु आवेश यानी इस +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण क्या, बिंदु P पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, अब आप देखोगे ये गाउसियन पृष्ठ बन गया, इससे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होंगी लंबवत, तो इससे संबंध क्या होगा, विद्युत फ्लक्स भी होगा। अतः गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध क्या, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E/A। ठीक है, फाई बराबर क्या होगा, E/A। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें तो आपके पास में फाई बराबर क्या करना है,
सिद्ध करना है कि फाई बराबर क्या आएगा आपके पास में। ओके, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो समीकरण 1 से मान कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 2 में, यानी इस ई का मान आप कहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो ये आपके पास में प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, समीकरण 1 से मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो क्या होगा, फाई बराबर ई का मान कितना दिया हुआ है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास में, ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि क्या होता है आपके पास में, गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी गाउसियन पृष्ठ का कुल कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो जैसा कि आप देखोगे, तो फाई इक्वल्स टू एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये गाउसियन पृष्ठ किसकी भांति बिहेव कर रहा है, एक गोले की भांति बिहेव कर रहा है, और इसकी त्रिज्या आपके पास में कितनी दी हुई है, इसकी त्रिज्या आपके पास में r दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो देखो बेटा, इस 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, और इस r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया। तो क्या बचा आपके पास में, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही तुम्हारे पास में किसका नियम था, क्या यही आपके पास में गॉस का नियम था, क्या यही आपके पास में किसका नियम था, गॉस का नियम था। तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास में किसका नियम हो जाता है, गॉस का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ज़्यादा क्वेश्चन में से इसी क्वेश्चनों में से पूछ लेगा। क्या है, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम हमें लिखना है और क्या करना है, सिद्ध करना है। तो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत यानी लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी उस बात को क्या बोलते हो आप लोग, विद्युत फ्लक्स बोलते हो, उस बंद पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। और फाई बराबर क्या होता है, q/ε0। तो सबसे पहले एक आवेश मानते हैं, केंद्र ऊपर रखा हुआ, इसके चारों एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P होगा इस पृष्ठ पर, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि +q आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। तो सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ये होता है, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स भी होगा, तो फाई बराबर क्या होता है, ये होता है। समीकरण 1 से E का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, तो आप देखोगे फाई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है सर, गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो फाई बराबर 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से तो कमेंट करके जाना, ठीक है, कि सर समझ आ गया। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपके पास में होता है, गॉस नियम की सहायता से, गॉस नियम की सहायता से कूलाम के कौन सा नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। किसकी सहायता से, कूलाम के गॉस नियम की सहायता से। तो करें, तो आप सब बच्चे जानते हो, जब भी गॉस नियम की सहायता से सिद्ध करोगे तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, गाउसियन पृष्ठ बनेगा। गाउसियन पृष्ठ यानी एक तरीके से बंद पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, आपके पास में एक +q आवेश रखा हुआ मान इसके ऊपर, ठीक है। इस +q आवेश के चारों ओर क्या कर लेते हो, एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हो। इस +q आवेश के चारों ओर क्या कर लिया आपने, एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। एक कैसा पृष्ठ है आपके पास में, ये आपके पास में एक गाउसियन पृष्ठ है,
ठीक है सर। तो अब तो गॉस नियम का उपयोग ही करना है क्वेश्चन में। क्या करना है? गॉस नियम का उपयोग ही करना है। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लो, आर मान लो, कोई बिंदु पी रखा होगा तो इस पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। ठीक है, तो देखिए आगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन हमें नहीं पता वो तीव्रता तुम्हारे पास में क्या होगी। लेकिन हमें नहीं पता अभी इस टाइम पर वो तीव्रता क्या होगी। हमें क्या करना है? सिद्ध करके बताना है कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी तो आप तो बल का मान तुरंत निकाल लोगे। क्यों? इस पर एक अल्परीक्षण आवेश रख करके। तो हम पता करते हैं कि इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या था। तो आप जानते हो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी अभिलंबवत, तो संबंधित विद्युत फ्लक्स का क्या पड़ा हुआ है? सूत्र पड़ा हुआ है पाई बराबर ई इंटू ए। तो क्या पड़ा हुआ है देखो जरा, आपने लोगों ने पढ़ा हुआ है गोलीय गाउसियन पृष्ठ से, गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या सूत्र होगा? ई इंटू ए हो जाएगा। जब तुम्हारे पास में कैसा है? लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुम्हारे पास में क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। लंबवत विद्युत क्षेत्र का तुम्हारे पास में क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। ठीक है, अब किसके नियम की सहायता से सिद्ध करना है? गॉस नियम की सहायता से। तो गॉस नियम से क्या होता है? गॉस नियम से फाई बराबर कितना आवेश है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस नियम से। अब तुम देखोगे कि ये फाई और ये फाई परिमाण में कैसे हैं? समान है। तो हम इसको क्या करेंगे? बराबर लिख लेंगे। तो समीकरण एक व दो से क्या देखोगे? ये बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से ई का मान कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अभी ए पढ़ के आए हो, ए क्या होगा? इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इस गाउसियन पृष्ठ का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ कैसा बना हुआ है? गोला बना हुआ है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई का मान तुम्हारे पास में क्या गया? यहाँ से सही तरीके से लिख लो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में किसका मान आ गया? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ गया। गोले के किसका मान आ गया? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ गया। जैसा कि आपके पास में ये आ गया, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बिंदु आवेश के कारण। अब आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने निकाली ली। अब क्या है? इस बिंदु पर एक अल्परीक्षण धनावेश रखा हुआ मान लो, इसका नाम क्या है? क्यू नॉट। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा? कुछ ना कुछ बल लगेगा। क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा? कुछ ना कुछ बल लगेगा। ऐसे एक लाइन लिखना कि बिंदु P पर अल्परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा हुआ मानते हैं तथा विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा? सब बच्चों ने सूत्र पढ़ रखा है, ई बराबर होता था एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ बराबर क्या होता है? यहाँ से क्यू नॉट ई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। एफ का अनुमान समीकरण 3 से इसमें रखने पर तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको सही तरीके से लिख लो, एफ इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास में यही कूलाम के व्युत्क्रम नियम का सूत्र है? बोलो बेटा, क्या तुम्हारे पास में यही कूलाम के व्युत्क्रम नियम का सूत्र है? जहाँ क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, Q1 होता था, Q2 होता था और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग होता था। तो यहाँ एक आवेश Q हो गया और दूसरा आवेश क्या हो गया? क्यू नॉट हो गया और उनके आवेश के बीच की दूरी का क्या हो गया? वर्ग हो गया। यही तुम्हारे पास में किसका नियम है? यही आपके पास में यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। बोलो आया ना? यही कूलाम का आपके पास में कौन सा नियम है? व्युत्क्रम वर्ग नियम है। तो आपके जैसा कि दिख रहा होगा कि गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करनी है?
व्युत्पत्ति करनी है आपके पास में, तो सबसे पहले हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर गोली गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी, ठीक है। और इस पर क्या रखा लिया, एक बिंदु पी एज्यूम कर लिया, जिस पर सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा इससे कुछ ना कुछ क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, क्यों, क्योंकि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही हैं, लंबवत गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है पाई बराबर ई ए। लेकिन गॉस नियम की सहायता से हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पाई बराबर क्या सूत्र होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 का मान परिमाण में तुम्हारे पास में कैसा था, समान था, तो ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। तो ई बराबर यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, और ए का मान क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो जिसका मान क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको सही तरीके से लिख लिया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब हमने कहा इस बिंदु P पर कोई अल्प परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा हुआ है, तो इस आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्यू नॉट ई होता है। ई का मान हमने यहाँ से रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस को सही तरीके से कैसे कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, समझ में आया ना, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास में किसका नियम है, यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। आपको भी क्या होगा, ये समझ आया होगा, आप इसको नोट कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके एक ये पीछे वाला, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में क्या निकालते हैं, भूमिका निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इसमें ज़्यादातर तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास में हो ही गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये आपको 4 गुण तो याद होने ही चाहिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो क्या बात निकल करके आती है आपके सामने, ठीक है। तो क्या बात निकल करके आती है आपके सामने कि भाई पहले की बात करिए क्या होता है आपके पास में, दूसरे की बात करिए क्या होता है, तीसरे की बात करिए क्या होता है, और चौथे की बात करिए। तो हम पहला मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर के कैसे हो जाती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। ऋणावेश पर इनका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर के कैसे हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, सघन होती हैं, जैसे मतलब जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। वहाँ विद्युत क्षेत्र आपके पास में कैसा देखने को मिलेगा, प्रबल। तथा जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, विरल है, वहाँ विद्युत क्षेत्र आपके पास में कैसा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझना। तो जहाँ आपके पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान कैसा है, सघन है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। और जहाँ तुम्हारे पास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी कम है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र तुम्हारे पास में कैसा होगा, कम होगा। इस बात को ऐसे समझो, मान लो जंग हो रही है और जंग में दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा, मतलब मैन टू मैन वॉर हो रहा है, और दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा आदमी है, तो वहाँ ताकत कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और उसके दूसरी ओर आदमियों की संख्या कैसी है, कम है, तो वहाँ पर ताकत कैसी होगी, कम होगी। तो वहीं ऐसा ही समझो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वहाँ पर कम है तो तुम्हारे पास में विद्युत क्षेत्र विरल होगा, ठीक है। अगली बात आती है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी काटती नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती, को काटती नहीं, को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या काटती नहीं है। क्यों, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दो दिशाएं बन जाती हैं, और जैसा कि संभव नहीं है, दो विद्युत क्षेत्राएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। अगली बात क्या होती है कि यह आपके पास में कैसा वक्र बनाती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। क्यों, क्योंकि धनावेश से तो प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बंद वक्र वो चीज़ बनाती है जो ऋणावेश से भी शुरू होती है और धनावेश पर भी
समाप्त होती, लेकिन ये क्या कर रही हैं, सिर्फ धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र क्या करती हैं, बनाती हैं। और एक पॉइंट याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सतह से हमेशा कैसे गुजरती हैं, अभिलंबवत गुजरती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से अभिलंबवत गुजरती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक पॉइंट हमने आपको क्या कर दीजिए, लिखवा दिए। पेपरों में इसमें से 2 नंबर का पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या करिए, गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या करिए, आपके पास में गुण लिखिए। तो आपको बस इस तरीके से 4-5 गुण लिख करके आ जाने। कैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। 2, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके पास में खुला वक्र बनाती हैं। 5वां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से हमेशा कैसे गुजरती हैं, अभिलंबवत गुजरने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कैसा हो गया, संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो चैप्टर 1 से अगर किसी बच्चे से इससे ज़्यादा याद नहीं हो रहा हो तो यही तुम्हारे पास में क्या है, काफ़ी है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा वाला, दूसरा गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम नियम 2, गॉस का नियम 3, गॉस का नियम 3 हो गया। उसके बाद में अच्छी स्थिति में 4, उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा कर लेना, कूलाम का व्युत्क्रम नियम 5, और ये तो बहुत छोटे छोटे आवेश का क्वांटीकरण और आवेश का, और ये तो बिल्कुल बेसिक था। ये चीज़ें तुम्हारे पास में कैसी थी, बेसिक थी। बेसिक तो चीज़ें हम और भी बता सकते हैं, लेकिन पहले आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। डेली क्या करो, इनको याद करते रहो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2, यानी चैप्टर कौन सा, 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है आपके पास में, चैप्टर 2 का बहुत ही प्यारा नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें भी उनकी बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई क्या नहीं करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है आपके पास में, विद्युत विभव एवं धारिता। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक होता है आपके पास में, पहले विद्युत विभव होता है और फिर उसके बाद आपके पास में टॉपिक क्या आता है, धारिता आता है। तो सबसे पहले किसकी बात करोगे आप लोग, विद्युत विभव की बात करोगे, यानी टॉपिक का नाम क्या पढ़ोगे, विद्युत विभव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो सर इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हो। विद्युत विभव या इसको क्या बोलते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मैं मानता हूं कि अगर पानी का टैंक एक ऊंचाई पर है और एक टैंक कैसा है, कम ऊंचाई पर है, तो अगर मैं टैप ओपन करता हूं तो ऊंचाई से पानी कैसे आएगा, नीचाई की तरफ आएगा, यानी आप ये कहोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। वहीं अगर मैं एक हीट वाली बॉल को गर्म कर लूँ और फिर उसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर में डालूँ तो आप देखोगे हीट कैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगी। वहीं आपके पास में विद्युत विभव भी क्या बताता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या बताता है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने का काम कौन करता है, विद्युत विभव करता है। अगर एक वर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आवेश के प्रवाह की दिशा का काम कौन करता है, तो आपके पास में कौन करता है, वो विद्युत विभव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विभव की कहानी शुरू होती है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एकांक धनावेश है आपके पास में, अल्प परीक्षण आवेश है जिसको हम लोगों ने बोला Q0। इस अल्प परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसी बात को आप लोग क्या कहते हो, विद्युत विभव कहते हो। क्या बोलते हो, उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, विद्युत विभव कहते हो। जैसे मैं कहूं कि एकांक धनावेश को
कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हो, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हो, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यह आपके पास में एक कैसी राशि होती है, यह आपके पास में एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है आपके पास में, एक अदिश राशि है। और इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर W। कहाँ से आ रहे हो, अनंत से बिंदु A पर आ रहे हो, तो बिंदु A पर विभव ये हो जाएगा। या तो कोई टीचर ऐसे लिखवा देता है, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट V बराबर W/Q0, कोई सा भी सूत्र लिख करके आ जाओगे, तुम्हारी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है, और ये आपके पास में एक कैसी राशि है, यह आपके पास में एक अदिश राशि है। ठीक है, पहली बात। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति वोल्ट हो, जूल प्रति आवेश का क्या होता है बेटा, कूलाम, जूल प्रति कूलाम। या हम क्या बोल देते हैं, इसका आवेश का मात्रक क्या होगा, इसका क्या होगा, विद्युत होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, देखो निकालने का तरीका सीखो। पहले निकालने का तरीका क्या, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2। ठीक है, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL/T-3 और A-1। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-3 और A-1 आपके पास में क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है। तो ये आपके पास में विद्युत विभव की कहानी हो जाती है। किसकी, विद्युत विभव की। यानी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को इस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे अक्षर V से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र आपके पास में V बराबर क्या होता है बेटा, W/Q0 होता है। और ये आपके पास में एक कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, तथा इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो mL/T-3 A-1 होता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब अगली बात आती है आपके पास में क्या, विभवांतर। क्या बात आती है आपके पास में, विभवांतर। तो जैसे मैं कहूँ कि इसको आप विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए +Q आवेश के कारण क्या होगा, आपके पास में कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, और आप इसको कहाँ से लेकर के आ रहे हो, अनंत से लेकर के आ रहे हो। तो आप अनंत से लेकर के इस बिंदु तक लेकर के आ गए, तो इस बिंदु पर कुछ विद्युत विभव क्या होगा, VA होगा। अब इस बिंदु B पर लेकर के आना है, A से B पर आना है, तो इस पर विभव क्या होगा, VB होगा। तो क्या समझे यहाँ से, विभवांतर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसे पहले तो तुम अनंत से चले थे और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक आ गए, तो उस पर विद्युत विभव तुम्हें क्या देखने को मिला, VA देखने को मिला। अब A से विद्युत क्षेत्र में तुम बिंदु B तक आए, तो इस बिंदु पर विभव कुछ और था, इस बिंदु पर विभव कुछ और था। तो क्या समझे यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ भी कार्य हो रहा है, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, VB - VA। कार्य कहाँ से हो रहा है, A से B तक हो रहा है, और लेकर के कैसे आ रहे हो, अल्प परीक्षण आवेश को ही तो लेकर के आ रहे हो, लेकर कैसे आ रहे हो, अल्प परीक्षण आवेश को। तो ये तुम्हारे पास में किसका सूत्र हो जाता है, विभवांतर का सूत्र हो जाता है। ये आपके पास में किसका सूत्र हो जाता है, विभवांतर का सूत्र हो जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे VB - दो बिंदुओं के अंतर के विभवांतर को ऐसे दर्शा दिया, और कार्य कहाँ से हो रहा है, A से B की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसमें एक बात समझना, जैसे मान लो ये +Q आवेश था, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, इस तरफ होता। यानी +Q आवेश से विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। तो क्या समझे, और हम चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी बल भी इस तरफ लग रहा होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ है।
जिस तरफ बल लगता है उसी साइड पर हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तुम्हारे पास में कैसे हो रही है, इस तरफ हो रही है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल कैसे लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। लेकिन हम परीक्षण आवेश को किस तरफ चलता हुआ मान रहे हैं, इस तरफ चलता हुआ मान रहे हैं। तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा इस तरफ लाने के लिए इसको, क्योंकि बल इस तरफ लग रहा है और हम इसको इस तरफ मूव करवा रहे हैं, तो ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा होगा। तो आप देखोगे कि ए की तुलना में बी पर विभव का मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है बेटा जी। तो जब इस पर विभव का मान ज़्यादा होगा ए की तुलना में, तो यहाँ से क्या लाइन लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र की, क्या विद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा, विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने पर विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। चलने पर विभव का मान बढ़ेगा। क्या होगा बेटा जी, विभव का मान आपके पास में बढ़ेगा। तो दो परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, पहली क्या विद्युत विभव और दूसरी क्या विभवांतर। ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया गया उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका सूत्र BV - VAW A to B Q0 होता है। इसका भी ऐसा ही मात्रक आपके पास में क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम देखने को मिलेगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम देखने को मिलेगा। और यह भी आपके पास में एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, वही जो उसका होगा mL2 T - 3 A - का 1। ये भी इसका क्या होगा, विमीय सूत्र होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात, कि ये तो आपके पास में कैसी बातें हो गई, बेसिक सी बात हो गई। अगर मैं आपके पास में आगे बढ़ूं और आपसे बोलूं कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, तो एक क्वेश्चन होता तो है जो कि डेरिवेशन होती है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद इसके प्रभावित करने वाले कारक। ठीक। उसके बाद आपके पास में एक प्रश्न आता है इसमें समविभव पृष्ठ। ये तीन क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट आपके पास में क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आपके पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए। अरे सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन आता है आपके पास में, बिंदु आवेश के कारण, ये डेरिवेशन आती है आपके पास में, क्योंकि इससे 4 नंबर का पूछा जाता है इस वजह से। बिंदु आवेश के कारण किसकी, विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है। ये आपके पास में क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास में यहां पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है बिंदु O पर। इससे R दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु A है, जहां पर हमें क्या करना है, आपके पास में किसे लेकर के आना है, उस आवेश को अनंत से लेकर के आना है। उस आवेश को कहां से लेकर के आना है, अनंत से। और सब बच्चे ध्यान से सुन लो, अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अनंत पर आपके पास में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से परीक्षण आवेश को आप लोग कहाँ पर लेकर के आते हो, इस तरफ लेकर के आते हो। ठीक है। तो इस पर मैं बिंदु B रखा हुआ मान लेता हूँ। तो मान लीजिए आप पहले कहाँ पर थे, अनंत पर थे। आप पहले कहाँ थे, अनंत पे थे, और अब आप लोग इसको कहाँ पर लेकर के आ रहे हो, बिंदु A पर लेकर के आ रहे हो। तो मैंने कहा पहले x की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, अनंत तक थी। अब इसको आप लोग कहाँ पर लेकर के आ रहे हो, बिंदु A तक लेकर के आ रहे हो। तो आप देखोगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण, सब विद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर ही होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलोगे, Q0 E बोलोगे। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में इसको कंप्लीट वर्क ना कराते हुए इसको स्मॉल क्या करते हैं, दूरी तय करवाते हैं, स्मॉल इसका विस्थापन करते हैं। तो इसका जो दूरी होगी वो भी कैसा होगा, कम होगा। इस पर बल भी कैसा लगेगा, कम लगेगा। इसका कार्य भी कैसा होगा, कम होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे हमने कहा कि अगर मैं इसको बिंदु A से बिंदु B तक डिस्प्लेस कराता हूँ, यानी इसको मूव कराता हूँ, तो इस पर कुछ बल लगेगा, इसका मान क्या होगा, Q0 ही होगा।
तो अगर कम दूरी तय करेगा तो इसके द्वारा वर्क भी कैसा होगा, कम होगा। तो हमने स्टार्टिंग में इसको कितना तय करवाया, dr दूरी तय कराया। क्या कहा है, dr दूरी तय कराया। तो आप जानते हो इस पर एक बल लग रहा है, जिस बल का मान क्या है आपके पास में, Q0 E है। ओके, ये बल किसका, प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके कारण इस पर बल लगेगा, F बराबर Q0 E लगेगा। आप जानते हो हमें किसकी गणना करनी पड़ेगी, कार्य की गणना करनी पड़ेगी। कार्य कहाँ से, तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कार्य की गणना करते हैं वो क्या करते हैं, dw यानी एक स्मॉल वर्क निकालते हैं। तो बल तो इस पर F लग रहा है जो कि ऊपर दिया हुआ है, और अगर कार्य छोटा निकाला है तो इसका विस्थापन भी कैसा होगा, कम होगा, dr। चूंकि ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं तो इसका कौन सा सिंबल लग जाएगा, ऋणात्मक सिंबल लग जाएगा। तो F का मान क्या दिया हुआ है आपके पास में, F का मान दिया हुआ है Q0 E इंटू dr। ओके सर, आप सारे बच्चे जानते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है सर, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। बोलो आया ना। तो समीकरण 2 से E का मान कहाँ पर रख दो, समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप लोग। तो क्या देखोगे, समीकरण 2 से E का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तब आप लोग क्या देखोगे, dw बराबर माइनस का 1 Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ओके, तो dw का मान क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। यही तो हो जाएगा बेटा, यही तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो अब इस अल्प परिचरण आवेश को आप लोग कहाँ से लेकर के आए थे, आपको अनंत से लेकर के आए थे। तो अनंत से लेकर के अगर आप इसको यहाँ पर, मतलब इतना कार्य करना पड़ेगा, अगर छोटी डिस्प्लेसमेंट करते हो तो इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन हम तो इसको कहाँ से लेकर के आए थे, अनंत से। किस बिंदु तक, ए बिंदु तक, यानी x की वैल्यू पहले अनंत थी अब क्या पर है, r तक। तो आप इसको कहाँ से, इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए, और समीकरण 3 का आप लोग क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। समीकरण 3 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। और आप इसके पास लिमिट कहाँ से हो जाएगी, अनंत से लेकर के r तक आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। तो dw का आप लोग क्या करोगे बेटा, समाकलन करोगे। कहाँ से लिमिट, अनंत से लेकर के r तक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, Q0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। कहाँ से कार्य निकाल रहे हो आप लोग, कार्य निकाल रहे हो W अनंत से लेकर के कहाँ तक, R बिंदु तक। ठीक है, यही विद्युत विभव की परिभाषा थी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो जो आपके पास में कैसी टर्म होंगी, कांस्टेंट टर्म होंगी, उनको बाहर ले लीजिए। जैसे ये सारी टर्म्स आपके पास में कैसी हैं, माइनस Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास में कैसी टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म हो गई। और 1/r स्क्वायर का dr की रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप देखोगे माइनस Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, माइनस का 1/r होता है। क्या होता है, माइनस का 1/r। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, और फिर ये अपर लिमिट। तो आप इसको यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो W इन्फाइनाइट से कहाँ लेकर के आए हो, R तक लेकर के आए हो। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, माइनस Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस R के स्थान पे यार रखोगे तो माइनस का 1/r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस का सिंबल लगा करके लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस का प्लस होकर के 1/इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो जीरो हो ही जाएगी। तो W इन्फाइनाइट टू R आपके पास में क्या होगा,
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। ये आपके पास में क्या निकला, ये आपके पास में कार्य निकाल लिया आपने, ये आपके पास में क्या निकाल लिया आपने, कार्य निकाल लिया। और जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव की क्या परिभाषा से हम लोगों ने किससे पढ़ रखा है, परिभाषा से क्या पढ़ रखा है, परिभाषा से क्या पढ़ रखा है, V बराबर कहाँ से A पर निकालना है, तो V बराबर W अनंत टू R बटे क्यू नॉट। तो इस पर क्या हुआ, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो V बराबर आपके पास में क्या निकल आया, 1/4πε0 Q अपॉन R। अगर आपके पास में कोई माध्यम है, यानी ये वायु या निर्वात में सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास में कोई माध्यम है तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q बटे R। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, विद्युत विभव की गणना हो जाएगी, विद्युत विभव की गणना हो जाएगी किस स्थिति में, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक निर्मित हो जाएगा। तो बेटा देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास में बनेगा। क्या हुआ, आपके पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी थी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु ए पर विद्युत विभव की गणना करनी थी। हमने अनंत से अल्परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने के लिए कुछ कार्य किया, उसकी वजह से इस पर कुछ बल लग रहा होगा विद्युत क्षेत्र के कारण। जैसे विद्युत क्षेत्र में आया इस पर बल लग रहा होगा क्यू नॉट ही। हमने सबसे पहले छोटा वर्क डन निकाला, काम निकाला, तो W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो -F इंटू डी आर होगा, यानी -Q0 इंटू डी आर होगा। आप जानते हो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। तो इस समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दिया तो आपके पास में समीकरण 3 आ गया। आपने इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो 1/r² का समाकलन क्या होता है, माइनस का 1/r होता है। तो W का मान आपके पास में ये निकल करके आ गया। परिभाषा से आप जानते हो V बराबर क्या होता है, W अनंत टू R Q0। इसका मान रखा, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में V का मान निकल करके आ गया। आप सब बच्चे इसको नोट करिए। ओके, अगला देखते हैं आपके पास में विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्या, विद्युत विभव को क्या करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख लेता हूँ, V = 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर, जो कि अभी पीछे मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए सिद्ध किया हुआ है। मैं उसको पहले क्या कर लेता हूँ, आपके पास में लिख लेता हूँ। क्या सूत्र होता है आपके पास में, V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है। ओके, तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों में क्या आता है, चालक के आवेश पर। किस पर, चालक के आवेश पर। अब इस बात को ज्यादा तरीके से समझो कि मैं मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो 50,000 रुपये कमा रहा है, उसको और दे दो 50,000 रुपये, अगले दिन फिर दे दो 50,000 रुपये, कम अगले दिन फिर दे दो 50,000 रुपये, अगले दिन फिर दे दो। उसकी क्या हो रही, लालसा बढ़ती जा रही है, अंदर से लालसा क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही किसी चालक को अगर तुम आवेश देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो क्या होगा, उसकी भी लालसा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, होगी और दो और दो और दो। तो क्या होगा कि चालक के आवेश पर कैसे निर्भर करेगा, कि चालक का आवेश बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ेगा। आवेश का मान बढ़ाने पर विभव का मान क्या होगा, आवेश का मान बढ़ाने पर विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। विभव का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी जितना तुम आवेश देते जाओगे, जितना आवेश देते जाओगे, विभव का मान तुम्हारे पास में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या है तुम्हारे पास में, चालक के आकार पर। किस पर, चालक के आकार पर। किस पर, चालक के आकार पर। अगर आवेश का मान तुम्हारे पास कैसा है, नियत है, आवेश का मान तुम्हारे पास में कैसा है, नियत है, तो क्या देखोगे कि
चालक का आकार बढ़ाने पर विभव का मान क्या होता है तुम्हारे पास में, घटता है। क्या होता है, घटता है। इस बात को ऐसे समझो कि मैं कहूँ मेरे पास किसी चालक के पास में 5 कूलाम का आवेश है और फिर मैंने उसके साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसका विभव का मान कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास में, कम हो जाएगा। इसको ट्रिक से सीख लो। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं एक मकान को बनाने के लिए, 1000 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए 10 लाख रुपए हैं, लेकिन रुपए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब क्या हुआ, मैंने 1000 स्क्वायर फीट ना बना करके 3000 स्क्वायर फीट बना दिया, तो रुपए की कैसी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी ना। क्यों शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जो आकार का मान था वो तुम्हारे पास में क्या हो गया, बढ़ गया। तो चालक के आकार का मान बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। इस बात को यहाँ से भी देख लो कि जब आर का मान तुम्हारे पास में बढ़ेगा और ये सारी राशि तुम्हारे पास में क्या होंगी, नियत होंगी, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान तुम्हारे पास में क्या होगा, कम होगा। तो चालक का आकार बढ़ने पर विभव का मान कैसा होता है, आपके पास में कम होता है। ठीक है, अगला देखो, अन्य चालक की उपस्थिति पर, किस पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। अब अन्य चालक की उपस्थिति कैसे, मान लो किसी के पास में 10 लाख रुपए हैं, तो उस घर का वारिस अकेला ही मोड़ा है, तो वो 10 लाख रुपए उसी को तो मिलेंगे। अब मान लो उस घर के 4 वारिस, तो क्या हो गए, 2.5 लाख रुपए क्या हो गए, बढ़ गए, और 2 वारिस हुए तो 5 लाख रुपए बढ़ गए। तो क्या समझे कि अगर किसी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति कर दोगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कुछ विभव का मान कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास में, कम हो जाता है। तो किसी भी चालक के समीप अगर तुम एक अन्य चालक रख देते हो तो विभव का मान तुम्हारे पास में क्या होता है, घटता है या कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास में, लास्ट, चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर बेटा जी, चारों ओर के माध्यम पर। चारों ओर के माध्यम पे कैसे, कि अगर मैं कहता हूं कि अगर वायु या निर्वात के स्थान पर अगर आपके पास में कोई एक माध्यम है, ठीक है, कुछ भी माध्यम हो सकता है, कुछ भी कुछ अलग माध्यम हो सकता है आपके पास में वायु निर्वात के स्थान पर, तो आप देखोगे उससे के में भाग लगेगा ना। जैसे जब वायु निर्वात नहीं होता तो इस के का मान नहीं लिखते हम लोग, के का मान क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन वायु निर्वात के स्थान पर कुछ माध्यम होगा तो के से तुम क्या दोगे, किसी भी संख्या में भाग दोगे, और जब तुम के का कोई मान होगा उससे जब भाग दोगे तो भाग देने पर संख्याएं कम होती हैं कि बढ़ती हैं। या 250 - 5 करूं तो कितना बचा, 50 बचा, तो कम हुई ना, 250 से तो कम हो गई ना। तो बात क्या होती है कि जब कोई माध्यम रखा होता है तो उसका विभव क्या रह जाता है, 1/k गुना रह जाता है, 1/k गुना रह जाता है। तो ये तुम्हारे पास में क्या होता, विभव था। क्या है, सबसे पहले आपके पास में आवेश पर निर्भर करेगा कि आवेश का मान बढ़ाने पर उसके विभव का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा आकार पर निर्भर करेगा कि अगर उसका आवेश नियत है और उसका आवेश नियत है और आप क्या कर रहे हो, उसका आकार बढ़ाते हो तो विभव का मान क्या होता है सर, घटता है। और अगर अन्य चालक की उपस्थिति है तो भैया वाला उदाहरण याद रखना, तो अन्य चालक की उपस्थिति होने पर विभव का मान तुम्हारे पास में क्या होता है, घटता है। और चारों ओर के माध्यम पर यानी वायु और निर्वात के स्थान पर तुम्हारे पास में अगर चारों ओर का माध्यम है तो उसका मान क्या रहता है, 1/k गुना रह जाता है। समझ आई बात, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आ गई तो हम लास्ट क्वेश्चन जो कि विद्युत विभव के टॉपिक का होगा वो क्या है आपके पास में, क्या है बेटा, बोलो, समविभव पृष्ठ। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से मुश्किल से 10 क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। आपको इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तो करके ही जाना पड़ेगा ना। तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। हम इसको लिख नहीं रहे, हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं आपके पास में कि विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए आपके पास में कोई भी पृष्ठ हो, विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए आपके पास में ये गोला ही है आपके पास में, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लो ए बिंदु है और ये आपके पास में बी बिंदु है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है। ऐसे पृष्ठ को आप लोग कौन सा पृष्ठ कहते हो, समविभव पृष्ठ कहते हो, ठीक है। ऐसे पृष्ठ को आप लोग कौन सा पृष्ठ कहते हो, समविभव पृष्ठ कहते हो। अब इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, विशेषताएं या गुण बोलते हो आप लोग। क्या होती हैं इसकी विशेषताएं, कि भाई पहला पॉइंट कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर
दो समविभव पृष्ठ पहली बात एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, जैसे समविभव पृष्ठ हैं तो समविभव पृष्ठ पर इस बिंदु पर भी विभव का मान वही होगा और इस बिंदु पर भी विभव का मान वही होगा, तो इनके मध्य विभवांतर का मान कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर का सूत्र क्या पढ़ के आ रहे हो, बी बी माइनस बी ए, यही तो पढ़ गया। तो यहाँ भी मान लो 5 वोल्ट है, यहाँ भी मान लो 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस 5 करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो यानी समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कैसा होगा, शून्य होता है। तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कैसा देखने को मिलेगा, शून्य देखने को मिलेगा। ठीक है, दो बातें हो गई। अगली बात, कोई भी आपके पास में मान लो धातु है या कोई भी मान लो आपके पास में धात्विक चालक है, तो उसका जो पृष्ठ होता है वो आपके पास में कैसे व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ऐसे मान लो आपके पास में कोई धात्विक चालक है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। अगर एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो जो कार्य करना पड़ता है वो कहाँ किस पर निर्भर करता है, आपके पास में पड़ता है। तो वो जो कार्य होता है वो आपके पास में किस पर निर्भर करना पड़ता है, विभवांतर पर निर्भर करना पड़ता है। किस पर निर्भर करना पड़ता है बेटा जी, विभवांतर पर निर्भर करना पड़ता है। यानी किसी आवेश को एक पृष्ठ से यानी एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य किस पर निर्भर करता है, आपके पास में विभवांतर पर निर्भर करता है। तो आपके पास में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और चैप्टर 2 का विद्युत विभव कंप्लीट हो गया। तो आपको मुश्किल से 8 क्वेश्चन हुए होंगे। तो इन 8 क्वेश्चनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम कल अगली सीरीज में धारिता वाला टॉपिक और चैप्टर नंबर 3 उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ से आपके पास में अच्छे मार्क्स डे बाई डे क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। और आप इन्हीं वीडियोस को देख करके चले जाइए, आपका क्या होगा, फायदा होगा। और एक दिन आपकी क्या करवा देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा देंगे, जिससे आपके पास में ये पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी आप बहुत ही अच्छे से क्या कर पाओगे, पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।